इजिप्ट की रानियों की इस गंदी सच्चाई को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन इजिप्ट में एक दौर ऐसा भी था जब वहां महिलाओं का शासन था। पुरुषों के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। वैसे तो इजिप्ट के इतिहास में कई सारी मशहूर महिला शासक रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ महिला शासक ऐसी भी थी जो अपनी क्रूरता की वजह से इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको प्राचीन इजिप्ट की कुछ ऐसी 3 सबसे क्रूर महिला शासकों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने महिला प्रधान समाज को बनाने के चक्कर में पुरुषों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर बर्ताव किया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि प्राचीन इजिप्ट के शासकों को फिरौन नाम से जाना जाता था। इजिप्ट की पहली महिला फिरौन सोबेक नेफेरू थी, जो कि 12th डायनेस्टी की आखिरी शासक थी। अपने पति और भाई एमेनेमहट IV की मृत्यु के बाद सोबेक नेफेरू इजिप्ट की फिरौन बनी थी। इजिप्ट के फिरौन के रूप में उसका शासन काल 3 साल 10 महीने और 24 दिनों का था। अपने 3 साल के शासनकाल में उसने प्राचीन इजिप्ट में काफी सारे काम करवाए थे। इसने अपने पिता एमेनेमहट III के लिए मॉर्चरी टेम्पल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा रेड सी के अफ्रीकन कोस्ट तक भी इसने व्यापारियों को भेजा था, जिसके बाद इजिप्ट में काफी सारे सामान आने लगे थे। सोबेक नेफेरू के शासनकाल को प्राचीन इजिप्ट में पीस और प्रोस्पेरिटी वाला समय माना जाता है। सोबेक नेफेरू के बाद ही एमेनेमहट V इजिप्ट का नया फिरौन बना। इसके साथ ही 13th डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसके बाद काफी लंबे समय तक इजिप्ट को कोई महिला शासक नहीं मिली। देखिए, बाहर से तो इजिप्ट के शासन व्यवस्था में महिलाओं का प्रभाव काफी ज्यादा था, लेकिन फिरौन बनने का सौभाग्य किसी को नहीं मिला। सोबेक नेफेरू के बाद इजिप्ट की दूसरी महिला फिरौन बनने का मौका हैतशेप्सूत को मिला। हैतशेप्सूत का जन्म 1507 BC में हुआ था। वो 18th डायनेस्टी के फिरौन थतमूस I और उसकी बहन अहमोस की बेटी थी। अपनी मां की तरह उसकी शादी भी उसके भाई थतमूस II से हुई थी। आपको बता दें कि प्राचीन इजिप्ट के राजघरानों में भाई बहन के बीच शादी बिल्कुल आम बात थी। हैतशेप्सूत के पति की मृत्यु शादी के कुछ ही समय बाद हो गई थी। उससे सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन उसके पति ने एक दूसरी शादी भी कर रखी थी, जिससे उसका एक बेटा थतमूस III था। थतमूस II की मृत्यु के बाद थतमूस III को अगला फिरौन बनना था, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के समय वह काफी छोटा था, इसीलिए अपने सौतेले बेटे की जगह हैतशेप्सूत सत्ता संभालने लगी। देखो, नियम के मुताबिक जब थतमूस III सत्ता संभालने के काबिल होता, तब हैतशेप्सूत को सत्ता छोड़कर उसे फिरौन के रूप में ताजपोशी करना था। लेकिन सत्ता संभालते संभालते हैतशेप्सूत के अंदर खुद ही सत्ता की ताकत का लालच आ गया। उसने अपने सौतेले बेटे को फिरौन बनाने की बजाय खुद को फिरौन घोषित कर दिया। इस तरह से हैतशेप्सूत इजिप्ट के इतिहास की दूसरी महिला फिरौन बनी। अपने शासनकाल के दौरान इसने इजिप्ट को ताकतवर बनाने के लिए बहुत सारे काम किए। इजिप्ट के इतिहास में इसे एक कामयाब फिरौन के रूप में याद किया जाता है, लेकिन कामयाब होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा क्रूर और रहस्यमय भी थी। माना जाता है कि हैतशेप्सूत कट्टर महिलावादी थी और उसे पुरुषों से काफी ज्यादा नफरत थी। इस नफरत की वजह से जब वह फिरौन बनी, तभी धीरे धीरे करके वह सारे महत्वपूर्ण पदों से पुरुषों को हटाने लगी और उनकी जगह पर महिलाओं को रखा जाने लगा। हैतशेप्सूत के शासनकाल में पुरुषों का काम बस बच्चे पैदा करना और मजदूर वाला काम करना रह गया था। इसके अलावा देश के सारे जरूरी काम महिलाएं ही किया करती थी। हैतशेप्सूत थतमूस III का हक छीनकर इजिप्ट की फिरौन बनी थी। इसके बावजूद इन दोनों के बीच के रिश्ते काफी मधुर थे। वैसे इनके बीच का रिश्ता माँ बेटे का था, लेकिन प्राचीन इजिप्ट में रिश्ते जिस तरह से उलझे हुए थे, उसे देखते हुए इन दोनों के बीच का इतना प्रेम इतिहासकारों को हजम नहीं होता। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि भले इन दोनों के बीच का रिश्ता माँ बेटे का था, लेकिन असल में ये दोनों पति पत्नी के रूप रहा करते थे। तभी तो जब हैतशेप्सूत थतमूस III को हटाकर खुद फिरौन बनी थी, तब थतमूस III ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा वो हैतशेप्सूत के साथ खड़ा रहा। इजिप्ट को ताकतवर और समृद्ध बनाने में तो हैतशेप्सूत ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी ओर अपनी क्रूरता की वजह से वो खलनायक भी बन गई। कहते हैं कि हैतशेप्सूत काफी ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की थी। अगर उसे किसी भी इंसान ने जरा सा भी गुस्सा दिला दिया तो उसका अंजाम सीधा सजाए मौत होता था। यह क्रूर रानी मौत की सजा देने में जरा भी हिचकिचाती नहीं थी। इसकी वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह हैतशेप्सूत के फैसलों के खिलाफ चला जाए। हैतशेप्सूत काला जादू और अपनी रहस्यमय छवि के लिए काफी ज्यादा मशहूर थी।
कहा जाता है कि हैतशेपसूत हर सुबह उठकर अपने महल के पास ही में बने एक बड़े से रहस्यमय मंदिर में जाती थी। मंदिर में जाते समय वह बड़ी सी थाली में काफी सारे रहस्यमय चीजें लेकर जाती थी। मंदिर के दरवाजे तक उसके साथ हर कोई जाता था, लेकिन अंदर वो अकेली ही जाती थी और फिर लगभग वे आधे दिनों तक मंदिर के अंदर ही तंत्र मंत्र की क्रिया करती रहती थी। इसका सबसे ज्यादा खतरनाक रूप अमावस की रात को देखने को मिलता था। उस रात वे अपना सारा समय मंदिर के अंदर ही बिताती थी और सुबह होने पर जब वे बाहर आती थी तो उसके पूरे शरीर पर खून लगा होता था और बाल चुड़ैलों जैसे बिखरे होते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उससे सवाल कर सके कि उसका ये हाल क्यों है। लेकिन लोगों को यह अंदाजा हो जाता था कि हैतशेपसूत अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मंदिर के अंदर नर बलि देती है। वैसे इन सब के बावजूद उसके शासनकाल को इजिप्ट के इतिहास में गोल्डन एज के रूप में माना जाता है। फिरौन के पद पर रहते हुए 1558 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उसका सौतेला बेटा थतमुस III इजिप्ट का नया फिरौन बना। हैरानी की बात तो यह है कि फिरौन बनते ही थतमुस III ने हैतशेपसूत के नामो निशान मिटाने की काफी कोशिश की। हैतशेपसूत ने जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाए थे उसे तुड़वा दिया गया। लिखित में उसका जहां भी नाम था उसे मिटाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि इतनी महान शासक होने के बावजूद इतिहास में उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। हैतशेपसूत के बाद इजिप्ट के इतिहास की दूसरी सबसे ताकतवर महिला थी नेफरतीती। नेफरतीती फिरौन तो नहीं थी, लेकिन अपने फिरौन पति एखनाटन से भी ज्यादा ताकत रखती थी। उसे इजिप्ट के इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक माना जाता है। उसका जन्म 1370 बीसी के आसपास मितैनी राजवंश में हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मितैनी राजवंश अरब का एक ऐसा राज्यवंश था जहां संस्कृत भाषा का उपयोग होता था। अगर आप इस राज्यवंश के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहे तो हम संस्कृत भाषा का उपयोग करने वाले उस राज्यवंश के ऊपर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिरौन एखनाटन से नेफरतीती की शादी हुई और वह इजिप्ट की रानी बन गई। शादी के बाद से ही उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अपने पति के साथ मिलकर उसने इजिप्ट के प्राचीन धार्मिक व्यवस्था को खत्म कर दिया और नए धार्मिक प्रथा की शुरुआत की। पुराने धार्मिक व्यवस्था में कई सारे भगवान की पूजा की जाती थी, लेकिन नेफरतीती ने जिस नए धर्म की शुरुआत की उसमें सिर्फ सूरज की पूजा की जाती थी। नेफरतीती अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए काला जादू में भी विश्वास करती थी। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसने हैतशेपसूत की जीवनी को भी पढ़ा था और उसी से प्रेरित होकर काला जादू की राह पर चल पड़ी थी। कहते हैं कि उस जमाने में काले जादू की एक किताब थी जिसमें यह लिखा गया था कि अगर कोई रानी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है तो उसे एक उल्लू का सिर काटना होगा और उसके खून को किसी पुरुष को पिलाकर उसके साथ संबंध बनाना होगा। नेफरतीती अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस कदर दीवानी थी कि वह इस काम को भी करने लगी। हर शाम वे अपने गुलामों से उल्लू पकड़वा कर मांगती थी और उसका सर काटकर अपनी पसंद के पुरुष के पास जाकर उसे उसका खून पिलाती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। नेफरतीती ने काफी समय तक यह घिनौना काम किया था। हैतशेपसूत और नेफरतीती के बाद इजिप्ट के इतिहास की तीसरी सबसे ताकतवर महिला थी क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा की खूबसूरती और उसकी राजनीति के चर्चे तो आज भी होते रहते हैं। क्लियोपेट्रा टॉलमे किंगडम की रानी और आखिरी एक्टिव रूलर थी। उसने 51 से लेकर 30 बीसी तक इजिप्ट पर शासन किया था और क्लियोपेट्रा की मौत के बाद इजिप्ट रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। एक कुशल शासक और कमांडर होने के साथ साथ वे काफी ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी और 9 भाषाओं की जानकारी उसे थी। क्लियोपेट्रा जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ज्यादा निर्दयी भी थी। अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसे जो भी खतरा लगा उसे जान से मरवा दिया। यहाँ तक कि उसने अपने भाई बहनों को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने भाई टॉलमी 14 और बहन एरोसिनोई को मरवा दिया था। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना अच्छे से जानती थी। इजिप्ट की रानी रहते हुए उसने रोम के उस समय के 2 सबसे ताकतवर पुरुष जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी के साथ संबंध बना रखे थे। उसकी क्रूरता की हद इतनी ज्यादा थी कि उसके छोटे से छोटे फैसले के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो जाता तो वह सीधे उसे मौत की सजा सुना देती थी। 2 राज्यों के अपने दुश्मनों को भी मारने में वह पीछे नहीं हटती थी। अपनी खूबसूरती की बदौलत वह दूर दूर के ताकतवर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती और उनके साथ सोती थी और फिर उनकी मदद से अपने दुश्मनों को मरवाती थी।
और वह काला जादू करने में भी काफी माहिर थी। तो दोस्तों ये थी इजिप्ट की रानियों की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।